उपधारणा कर सकेगा। ठीक है, इसी को फिर क्या कहते हैं, उपधारणा कर सकेगा शब्द के अंतर्गत यह आता है। तो उपधारणा क्या हमने बताया कि एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्यों का जब न्यायालय अनुमान कर लेता है तो उसी को क्या कहते हैं, उपधारणा करना कहते हैं। और ये उपधारणा दो प्रकार की होती है, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। तो तथ्य की उपधारणा अभी हमने क्या बताया, हमने यही बताया तथ्य की उपधारणा कि न्यायालय क्या करता है या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाता है। जो तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर वह अनुमान लगा लेता है या उपधारणा करता है, तो इसी को तथ्य की उपधारणा कहते हैं। न्यायालय कैसे लगाता है, वह अपने विवेक के अनुसार न्यायालय उपधारणा करने के लिए इसमें बाध्य नहीं है, वह उपधारणा कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। जो तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं वो उससे संतुष्ट होकर के अनुमान लगा भी सकता है या वो नहीं भी लगा सकता है। नहीं लगाता है तो क्या करेगा, अन्य साक्ष्य की और अपेक्षा करेगा कि नहीं है जो तथ्य आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी आप हमें और साक्ष्य दीजिए। ठीक है, ये भी कर सकता है। या जो तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत है उसी के आधार पर न्यायालय क्या कर सकता है, वह अनुमान लगा सकता है। जैसे ही न्यायालय अनुमान लगा लिया, अब उपधारणा कर लिया, तो अगले व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि ए को चोरी करने के लिए पकड़ा गया। ठीक है, जैसे एक बी के घर में ए ने चोरी की, चोरी के तुरंत बाद ए को पकड़ा गया, फिर चोरी का सामान उसके पास से बरामद भी हुआ और ये सामान उसने कहाँ से लाया इसका वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। ये सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जब ए को प्रस्तुत किया गया कि ए ने क्या किया है, बी के घर में चोरी की है। ठीक है, चोरी के तुरंत बाद इसको पकड़ा गया, चोरी का सामान भी इसके पास से बरामद हुआ। इससे पूछा गया कि ये सामान तुम्हारे पास कहाँ है, तो इसका सही कारण वो नहीं बता सका। तो इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय क्या निष्कर्ष निकाल सकता है, वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है या अनुमान लगा सकता है कि ए ने ही चोरी की होगी। तो ये क्या है, तथ्य की उपधारणा है। क्यों, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर, जो तीन तथ्य हमने बताया, इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने क्या किया, अनुमान लगाया। न्यायालय ऐसा अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है, वह चाहे तो अन्य सबूत की भी मांग कर सकता है। ठीक है, तो तथ्य की उपधारणा क्या है, ये हमेशा खंडनीय भी होती है। खंडनीय का मतलब कि यदि न्यायालय अनुमान लगा भी दिया कि हाँ ये नहीं चोरी की है, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं कि ये तय हो गया कि ये नहीं चोरी की। ये फिर अब ए से कहा जाएगा कि भैया तुम साबित करो अब कि तुमने चोरी नहीं की है ना। यानी कि वह अन्य अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन कर सकता है। ठीक है, तो तथ्य की उपधारणा कैसी उपधारणा होती है, खंडनीय उपधारणा होती है, सदैव खंडनीय ही होती है ना। और न्यायालय इसमें क्या करता है, तथ्यों के आधार पर जो उसके सामने मुकदमे आए हैं उस मुकदमे की तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेक के अनुसार क्या करता है, अपने विवेक और तर्क के आधार पर अनुमान लगा लेता है, उसी को तथ्य की उपधारणा कहते हैं। ठीक है, तथ्य की उपधारणा करने के लिए न्यायालय इसमें बाध्य नहीं होता, वो चाहे तो उपधारणा करे चाहे न करे, लेकिन उपधारणा करने के बाद भी यह उपधारणा सदैव खंडनीय होती है। खंडन का मतलब कि जो उपधारणा न्यायालय ने की उसका खंडन दूसरा पक्षकार कर सकता है। कौन, विरोधी पक्षकार, जिसके विरोध में उसने उपधारणा की है, तो वो विरोधी पक्षकार क्या है, वो क्या कर सकता है, वह उसका खंडन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तथ्य की उपधारणा। ठीक, फिर इसके बाद एक होती है विधि की उपधारणा। ठीक है, तो जो विधि की उपधारणा क्या होती है, विधि की उपधारणा न्यायालय उसमें क्या होती है, विधि के नियमों के अनुसार न्यायालय उसमें उपधारणा करता है। विधि की उपधारणा विधि के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। और क्या होता है उसमें, जो तथ्य हैं यदि वो साबित कर दिए गए हैं तब न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वह विधि ने ऐसी चीजें उसमें लिख दी हैं या बता दी हैं कि यदि अमुक अमुक तथ्य है तो न्यायालय क्या करेगा, उसमें उपधारणा करेगा ही करेगा। उसमें न्यायालय को कोई विवेक नहीं मिलता कि वह उपधारणा करे चाहे न करे, वह उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, जैसे कि धारा 113 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा है कि न्यायालय उपधारणा करेगा। मतलब कि जैसे कि उसमें क्या लिखा कि यदि किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसकी विवाह की तिथि से 7 वर्ष के अंदर हो गई, ठीक है, कब हो गई, 7 वर्ष के अंदर हुई है,
और मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग उससे की गई थी और ठीक पहले दहेज की मांग की गई थी और दहेज के लिए ही उसको उसके पति के द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था, तब न्यायालय यहाँ उपधारणा करने के लिए बाध्य है कि उसकी जो मृत्यु हुई है वह दहेज मृत्यु है और उसकी मृत्यु उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने किया है। न्यायालय यहाँ उपधारणा करने के लिए बाध्य है यदि ये तीन चीज़ें साबित कर दी गई कि सात जो विवाहिता स्त्री मरी है उसका जब विवाह हुआ था उसके 7 वर्ष के अंदर उसकी डेथ हुई, उससे दहेज की मांग की गई थी और दहेज के लिए उसको उसकी मृत्यु से पहले उसको प्रताड़ित किया गया था। यदि ये तीन चीज़ें साबित हो गई तो न्यायालय यहाँ उपधारणा करने के लिए अब बाध्य है कि वह यह उपधारणा करेगा ही करेगा कि इस महिला की मृत्यु दहेज के लिए की गई है और किसने की है, उसके पति ने या उसके पति के नातेदारों ने इस महिला की दहेज मृत्यु कारित की है। न्यायालय यहाँ उपधारणा करने के लिए बाध्य है यदि तीन चीज़ें साबित कर दी गई। वो अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकता कि नहीं हम उपधारणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि धारा 113B में लिख दिया गया है कि न्यायालय उपधारणा करेगा। तो यहाँ कोई विकल्प है न्यायालय के पास? कोई विकल्प नहीं है। करेगा का मतलब कि वो उपधारणा करेगा ही करेगा। यदि ये तीन तथ्य साबित हो गए तो वह उपधारणा करने के लिए बाध्य है। तो ये कैसी उपधारणा है? विधि की उपधारणा है ना, क्योंकि विधि ने उसके लिए नियम बना रखा है कि यदि अमुक तथ्य साबित होते हैं तो न्यायालय यही उपधारणा करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये विधि की उपधारणा होती है। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनीय और एक अखंडनीय। विधि की ऐसी उपधारणा जो खंडनीय है। खंडनीय का मतलब कि यदि उपधारणा न्यायालय ने कर लिया तो जो जिसके विरोध में उसने उपधारणा किया है वह अन्य साक्ष्यों के द्वारा उस उपधारणा का खंडन कर सकता है। यानी कि उसके खंडन करने के लिए जिसके विरोध में उसने उपधारणा की है वह उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यह है विधि की खंडनीय उपधारणा। और विधि की जो अखंडनीय उपधारणा है वो क्या होता है? विधि की अखंडनीय उपधारणा ऐसी उपधारणा है कि जिसमें कि न्यायालय यदि उपधारणा किया, जो तथ्य उसके सामने आए उसमें क्या है कि न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है और वो अखंडनीय है। अखंडनीय का मतलब कि अगले को अब उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि IPC की धारा 82 कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु यदि कोई अपराध करता है तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाता। तब यहाँ पर यदि यह तथ्य साबित कर दिया गया कि जब हत्या इस बालक ने की, उसकी हत्या करते समय क्या था कि वह 7 वर्ष से कम आयु का था, तब न्यायालय क्या करेगा? यह मानकर चलेगा कि इसने अब हत्या नहीं की है। अब इसके लिए एक बार यदि साबित हो गया कि हत्या किए जाते समय अभियुक्त की उम्र 7 वर्ष से कम थी, तब न्यायालय उपधारणा करेगा ही करेगा कि वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है और इसको खंडन करने के लिए अब कोई भी साक्ष्य की अनुमति वह प्रदान नहीं करेगा। तो इसी को कहते हैं विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो उपधारणा हमने जो बताया वो क्या हो गया? उपधारणा कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। वैसे तो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। तथ्य की उपधारणा, ठीक है, फिर है क्या? विधि की उपधारणा, फिर क्या है? तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा। ठीक है, तथ्य की उपधारणा क्या है? यह सदैव खंडनीय है ना। लेकिन विधि की उपधारणा क्या है? यह 2 प्रकार की हो सकती है, खंडनीय, ठीक है, और अखंडनीय। ठीक, अब इसी में तुम्हें देखो पढ़ना है कि जो धारा 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 है, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। तो यही जो उपधारणा कर सकेगा ये किसके अंतर्गत आती है? तथ्य की उपधारणा के अंतर्गत आता है ना। उपधारणा कर सकेगा, देखो इसके शब्द से ही आ रहा है कि न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसके विवेक पर है कि उपधारणा करे चाहे न करे। तो तथ्य की उपधारणा भी तो यही होती है। तो क्या है? उपधारणा कर सकेगा जो शब्दावली इसमें धारा 4 में आया है वही तथ्य की उपधारणा भी मानी जाती है। ठीक, अब विधि की उपधारणा करेगा, है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है? उपधारणा
करेगा शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधि की उपधारणा यानी कि न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य है, उसके पास कोई विकल्प नहीं, उपधारणा करेगा शब्द है ना, शैल प्रिज्यूम करेगा यानी कि उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? खंडनी में। ये खंडनी अखंडनी दोनों होती है, तो इसमें कौन सा आएगा? उपधारणा करेगा। और अखंडनी में क्या आएगा? यही निश्चायक सबूत। ठीक है, यदि एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है तो उस एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को न्यायालय क्या करेगा? साबित हुआ मानेगा और उसके खंडन करने के लिए किसी भी साक्ष्य की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। ये निश्चायक सबूत, यही धारा 4 की भाषा है। ठीक है, तो अब इसमें आया ना तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा, तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा। तो सामान्यतः एग्जाम में यही आती है, तथ्य की उपधारणा क्या होती है या विधि की उपधारणा क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो अब देखो धारा 4 में क्या लिखा है उपधारणा कर सकेगा के संबंध में। क्या लिखा है? उपधारणा कर सकेगा, धारा 4। ठीक, धारा 4 में क्या लिखा कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि क्या उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, यही तो है, वहाँ न्यायालय क्या करेगा? या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा या फिर क्या लिखा है? यदि और जब तक वह साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, तो धारा 4 में उपधारणा कर सकेगा के संबंध में ये लिखा कि जहाँ कहीं क्या लिखा कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है क्या कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा? उस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा या फिर क्या है? तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि उसको ना साबित नहीं किया जाता है या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी उपधारणा है? तथ्य की उपधारणा। उपधारणा कर सकेगा मतलब कि न्यायालय में क्या हुआ कि यदि किसी एक तथ्य के आधार पर न्यायालय के लिए बाध्य नहीं है कि वह उपधारणा करे ही करे, वहाँ पर लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? क्या लिखा कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। ठीक, या तो उसको साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि उसको ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यदि वो उपधारणा नहीं करता तो यह मान लेगा कि हाँ यह तथ्य अमुक तथ्य क्या हुआ है, साबित हो गया है, जब तक कि अब दूसरा पक्षकार या विरोधी पक्षकार उसको ना साबित नहीं करता है ना, उसका खंडन नहीं कर देता या इसमें से कुछ भी नहीं करता, तो क्या कहेगा कि भैया ये जो तथ्य आए हैं ये भी पर्याप्त नहीं है, उपधारणा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप और साक्ष्य लाइए। वो अन्य साक्ष्य की मांग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि जिस पक्षकार के पक्ष में न्यायालय उपधारणा कर लेता है उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव यह होता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में उसने उपधारणा कर लिया है अब उसको उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबूत का भार उसका खत्म हो गया, सबूत का भार अब विरोधी पक्षकार पर चला जाता है। विरोधी पक्षकार कौन? यानी कि जिसके विरुद्ध उसने उपधारणा कर ली, तो उसका यह कर्तव्य है कि अब वह उस उपधारणा का खंडन करे और यदि वह खंडन नहीं कर पाया तब वो साबित मान लिया जाएगा और वो दोषी ठहरा दिया जाएगा, है ना। तो उपधारणा जब न्यायालय करता है तो उसका क्या होता है? जिसके पक्ष में उपधारणा कर लिया अब उसके सबूत का भार खत्म, सबूत का भार अब दूसरे पक्षकार पर चला जाता है। दूसरा पक्षकार कौन? जिसके विरुद्ध न्यायालय ने उपधारणा कर ली। अब उसका यह कर्तव्य है कि वह उसको नासाबित करे और यदि वह नासाबित नहीं कर पाया तब वह मुकदमा हार जाएगा, है ना। और यदि न्यायालय उपधारणा किया ही नहीं, जो तथ्य आया उसके आधार पर न्यायालय उपधारणा नहीं किया तो क्या करेगा? अन्य सबूत की मांग करेगा कि भैया इतने ये जो तुमने साक्ष्य दिए हैं या जो तथ्य दिए हैं इससे अभी वो साबित नहीं हुआ है या उपधारणा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, आप और साक्ष्य लाइए। ठीक है, तो इसीलिए उपधारणा कर सकेगा मतलब कि न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। वह क्या कर सकता है? उपधारणा न करके अन्य सबूत की मांग कर सकता है, या यदि एक बार उसने उपधारणा कर ली
अपने विवेक के अनुसार उसने समझा कि नहीं जो तथ्य आए हैं वो उदाहरण करने के लिए पर्याप्त हैं, तब यदि उसने उदाहरण कर ली तब क्या होगा, तब अब दूसरे पक्ष, अब जब उदाहरण कर लिया तो अब उस तथ्य को जिसके बारे में उसने उदाहरण कर ली उसको वह साबित मानेगा। कब तक साबित मानेगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार उसको ना साबित नहीं कर देता, है ना। जब तक उसको ना साबित नहीं कर देता तब तक जिसके पक्ष में उसने या जिस तथ्य के बारे में उसने उदाहरण कर ली अब उसको वो साबित हुआ मान लेगा। जैसे उदाहरण की अब वो साबित हो गया, ठीक। अब विरोधी, अब जिसके पक्ष में उदाहरण, इसलिए तो उससे सबूत की मांग नहीं करेगा, है ना। तो अब साबित हो गया तो अब क्या होगा, दूसरे पक्षकार के ऊपर यह है कि अब वो उसको नासाबित करे। जब तक वह नासाबित नहीं हो जाता तब तक वह तथ्य जिसके बारे में उसने उदाहरण कर ली उसको साबित हुआ माना जाएगा, या न्यायालय उसको साबित हुआ मानेगा जब तक कि विरोधी पक्षकार उसको नासाबित न कर दे। या न्यायालय यदि उदाहरण नहीं करता है तब वह क्या करेगा, जो पक्षकार कहा है उदाहरण करने के लिए उससे अन्य सबूत की मांग करेगा कि भैया अन्य सबूत लाओ, अभी हम उदाहरण इतने ही तथ्यों पर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, वो उदाहरण कर सकेगा। इसीलिए धारा 4 में क्या लिखा कि जहाँ कहीं इस अधिनियम में ये उल्लंघित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उदाहरणा कर सकेगा, वहाँ क्या करेगा, न्यायालय उसको उदाहरणा करेगा, कर सकेगा, या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि उसको नासाबित नहीं किया जाता है, या फिर उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, तो ये है उदाहरणा कर सकेगा। तो इसमें बस सीधे सीधे तुम्हें यही समझना है कि उदाहरण कर सकेगा में न्यायालय को बहुत विस्तृत शक्ति प्राप्त है। यह न्यायालय के सीधे विवेक पर निर्भर है कि वह उदाहरण करे चाहे न करे, है ना। वह उदाहरण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, न्यायालय उदाहरण करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि न्यायालय उदाहरण कर लेता है तब क्या होगा, यही उदाहरण कर सकेगा में है, यदि उसमें लिखा ना कि यदि न्यायालय उदाहरण कर लिया तब क्या होगा। तो जैसे ही न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उदाहरण कर लिया तो अब वो क्या मानेगा, वह तथ्य साबित हो गया। अब क्या होगा, अब वो तथ्य साबित हो गया तो अब विरोधी पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह उसको ना साबित करे। यदि वह ना साबित नहीं कर पाता तो वो साबित ही मानेगा। या यदि न्यायालय उदाहरण यदि नहीं करता है तब क्या करेगा, तब वह अन्य सबूत की मांग करेगा कि आपने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो उदाहरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप अन्य सबूत हमें लाइए तब हम उदाहरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यायालय को विवेक मिला कि नहीं कि वो उदाहरण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही यदि वो उस पर उदाहरण कर लिया तब उस तथ्य को क्या मान लेगा, साबित हुआ मान लेगा, जब तक कि उसको ना साबित नहीं किया जाता। और यदि वह उदाहरण नहीं किया है तब क्या करेगा कि भैया और साक्ष्य लाओ तब हम उदाहरण करें। तो ये क्या है, उदाहरण कर सकेगा, है ना। इसीलिए क्यों कर सकेगा, देखो पढ़ने से जा रहा है ना कि न्यायालय उदाहरण करने के लिए बाध्य नहीं है, वह चाहे तो उदाहरण करे चाहे तो न करे। आ गया ना। फिर इसके बाद क्या है, उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा मतलब कि यहाँ पर न्यायालय को उदाहरण करने के लिए उदाहरण करने या न करने का कोई विवेक प्राप्त नहीं है, है ना। न्यायालय उदाहरण करने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, न्यायालय उदाहरण करने के लिए बाध्य है। कब बाध्य है, देखो धारा 4 में लिखा है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य दूसरे तथ्य, अरे क्या लिखा है, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, और यदि और जब तक वह साबित नहीं किया जाता है, क्या लिखा है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता। देखो लेकिन इसमें इसके आगे ये सब नहीं लिखा, या उसके अन्य सबूत की मांग करेगा, ये लिखा है, नहीं लिखा। न लिखने का कारण क्या है, क्योंकि न्यायालय उदाहरण करने के लिए बाध्य है ना, उसमें उसको कोई विवेक है नहीं। और यदि अमुक तथ्य साबित कर दिए गए तो ऐसे तथ्यों पर न्यायालय क्या करेगा, जैसे कि उसने लिखा इस अधिनियम में जहाँ कहीं यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय अमुक तथ्य की उपधारणा करेगा, तो जब अभी आगे पढ़ोगी तो बहुत सारे ऐसे धाराएं आएंगी जिसमें कि न्यायालय को लिख दिया गया है कि न्यायालय उदाहरण करेगा।
जैसे कि हमने धारा 113B को पढ़ाया है ना, कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करेगा। वहाँ शब्द लिखा है न्यायालय दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करेगा यदि न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित कर दिए गए कि विवाहिता की मृत्यु भी उसके विवाह की तिथि से 7 वर्ष के अंदर हुई है, ठीक है, मृत्यु से पहले उससे दहेज की मांग की गई थी और उसको दहेज की मांग के लिए उसके पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था। यदि ये तथ्य साबित हो गए तब न्यायालय क्या करेगा, इन तथ्यों के आधार पर उपधारणा करने के लिए यह बाध्य है, वो फिर उपधारणा करेगा ही करेगा। वो मना नहीं कर सकता कि हम उपधारणा नहीं करेंगे और अन्य सबूत लाओ, है ना। वो उपधारणा करेगा ही करेगा कि उस विवाहिता की मृत्यु क्या है, दहेज मृत्यु है और वह मृत्यु उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने कारित की है। ठीक है, कब तक ये उपधारणा करेगा, अब इसको ये साबित मान लेगा, है ना। तो जहाँ कहीं इसीलिए लिखा है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम में निर्दिष्ट है, तो अधिनियम में लिख दिया गया है, जहाँ जहाँ दिया गया है उपधारणा करने के लिए, वहाँ वहाँ न्यायालय उपधारणा करने के लिए अब बाध्य है, उसमें उसको कोई विकल्प नहीं मिलता है। ठीक है, एक निश्चित तथ्य उसमें दे दिया गया तब उसमें न्यायालय उपधारणा करेगा ही करेगा। इसी तरह अभी आगे जब पढ़ोगी धारा 114A, ठीक है, धारा 114A क्या है, सहमति है किसकी, बलात्कार पीड़िता की, कि कोई ऐसी लड़की या स्त्री है जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु की है और यदि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के यह कहती है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया और उसके लिए मेरी अनुमति नहीं थी, तब न्यायालय क्या करेगा, यह उपधारणा करेगा कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। ठीक है, न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य है, वो ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं उपधारणा नहीं करूंगा। यदि कोई महिला है या स्त्री या लड़की है जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की है और वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के ये कह देती है, बयान दे देती है कि मेरे साथ बलात्कार अमुक व्यक्ति ने किया है, तो न्यायालय यहाँ अब उपधारणा करने के लिए बाध्य है कि हाँ इसके साथ बलात्कार हुआ, यानी कि यह तथ्य साबित हो, मान लेगा न्यायालय कि तुम्हारे साथ या उस लड़की के साथ क्या हुआ, बलात्कार हुआ है। अब वो तब तक साबित मानेगा जब तक कि जिसके खिलाफ वो बलात्कार का आरोप लगाया हुआ उसको नासाबित नहीं कर देता। अब जिसके खिलाफ उसने लगाया अब वो आए और उसको नासाबित करे कि नहीं मैंने रेप या बलात्कार नहीं किया है, और ठीक है, उसको साबित करना है। महिला को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। महिला ने बस आकर ये कह दिया, यदि उसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का है, उसने ये कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है ना, या मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए गए जिसके लिए मेरी अनुमति नहीं थी, तो ये बलात्कार के अंतर्गत आता है। यदि उसने ऐसा कर दिया तो न्यायालय यह मानेगा कि उसकी अनुमति नहीं थी। अब वो साबित करे कि उसकी अनुमति से है ये शारीरिक संबंध बने। कौन करेगा, लड़का साबित करेगा, लड़की को साबित करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, वो साबित मान लिया गया न्यायालय से के माध्यम से। न्यायालय केवल लड़के का यही कहना मात्र ही पर्याप्त है। ठीक है, लड़की का यही कहना ही पर्याप्त है, अब उसको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको अब कुछ भी साबित क्या हो, ये किस बैच का क्लास कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ क्या है, नहीं हम खुद ही स्टूडेंट हैं यहाँ के। हाँ नहीं थर्ड का। आप फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ज्वाइन किया, रिटायरमेंट किया। अच्छा मामा जी कहाँ है, इसके बाद उन्होंने अभी आ रहे हैं, बैठिए। हाँ इसमें बैठिए। ठीक है, तो धारणा थर्ड सेमेस्टर में क्या है, एविडेंस पढ़ा रहे हैं ना, अभी एविडेंस पढ़ा रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो उपधारणा करेगा मतलब कि जो तथ्य न्यायालय के समक्ष आया, यानी या जो भी साक्ष्य अधिनियम में ये लिख दिया गया कि न्यायालय उपधारणा इन तथ्यों की करेगा, तो वहाँ वो उपधारणा करने के लिए क्या है, बाध्य है, उसमें उसको कोई विकल्प नहीं मिलता। जैसे अभी हमने बताया कि यदि कोई 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई लड़की है, वो न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ये कह देती है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार किया, तो न्यायालय यहाँ क्या करेगा, उपधारणा ये करने के लिए वो बाध्य है कि उसके साथ बलात्कार किया गया, उससे वो सबूत की मांग नहीं करेगा, उसमें वह सबूत की मांग नहीं करेगा। अब सब उसमें क्या हो गया, सबूत की भार दूसरे पक्षकार के ऊपर चला गया। लड़का यह साबित करे
लड़का यह साबित करे कि लड़की से जो संबंध बना वो उसकी अनुमति से बना, इसलिए वो बलात्संग नहीं है। ठीक है, वह क्या है, लड़का के ऊपर वो क्या हुआ, उपधारणा का यही प्रभाव पड़ता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में न्यायालय ने उपधारणा कर लिया, अब उसको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सबूत का भार दूसरे पक्षकार के ऊपर चला गया। वह यह साबित करे कि हाँ यह जो तथ्य आपने उपधारणा किया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यह है विधि की उपधारणा। वहाँ पर न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होगा ही होगा। जैसे अभी हमने दहेज मृत्यु के बारे में बताया कि यदि कोई विवाहिता है, उसकी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है और उसकी मृत्यु से जस्ट पहले उससे दहेज की मांग की गई थी और दहेज के लिए उसको उसके पति के द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था। यदि ये 3 तथ्य उसने साबित कर दिया उसके पक्ष की तरफ से, तब न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य है कि उसकी जो विवाहिता की मृत्यु हुई है वह दहेज मृत्यु है और उसकी मृत्यु किसने की है, उसके पति और उसके पति के नातेदारों ने की है। अब सबूत का भार कहाँ चला गया, पति और उसके नातेदारों के ऊपर। वह साबित करें कि यह दहेज मृत्यु नहीं है, लड़की वालों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये उपबंध जब बन गया या रेप वाला बन गया, इसलिए आजकल फर्जी मुकदमे भी बहुत सारे न्यायालय में बढ़ गए, क्योंकि लड़की ये जानती है कि हम कह देंगे तो हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय उपधारणा करेगा ही करेगा, लड़का आकर साबित करे कि ये जो संबंध बने उसमें मेरी अनुमति थी, लड़की को साबित करने की अनुमति आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यायालय उपधारणा पहले से ही कर लिया कि बलात्संग है ये, है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उपधारणा करेगा। ठीक है, फिर क्या है, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। ये क्या है कि जहाँ कहीं एक तथ्य क्या लिखा है, दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है, तो उस एक तथ्य के साबित होने पर न्यायालय क्या करेगा, उसको साबित हुआ मानेगा और साक्ष्य और दूसरे पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वह कंक्लूसिव प्रूफ है या निश्चायक सबूत है। जैसे कि हमने बताया कि एक 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, यदि वह किसी की हत्या कर देता है तब भी वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। या पीसी की धारा 82 में लिख दिया गया कि यदि 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। तब यदि जो व्यक्ति है या जो बालक उसके सामने न्यायालय के समक्ष आया और यदि उसके वकील ने यह साबित कर दिया कि जब उसने अपराध किया या हत्या की, हत्या किए जाते समय उसकी आयु 7 वर्ष से कम थी, तब न्यायालय क्या मानकर चलेगा कि उसने अपराध नहीं किया है, उसको वो दोष मुक्त ही मानेगा, है ना। इसको 7 वर्ष से कम आयु की, कम 7 ईयर। ठीक है, अच्छा वो जो तो न्यायालय ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यायालय उपधारणा कर लेगा, करेगा ही करेगा। ये इस बात का सबूत हो गया, वो कैसा सबूत है, निश्चायक सबूत है। क्या, उम्र उसकी 7 वर्ष, यदि ये साबित हो गया कि 7 वर्ष से कम आयु का था, तब न्यायालय क्या करेगा, यह मान लेगा कि वह अदोषी नहीं है। माइनर, हाँ, माइनर का मतलब ये नहीं है, माइनर में भी 7 ईयर्स से कम, माइनर तो जनरली 18 वर्ष से कम में आते हैं ना। लड़की ने जो बताया कि 18 वर्ष से कम का हो, नहीं, यदि लड़की 18 वर्ष से कम की है तो उसके साथ यदि किसी ने उसकी अनुमति से भी शारीरिक संबंध बना लिया तब भी वो रेप ही होगा, क्योंकि अवयस्क लड़की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ पर बात है जो लड़की वयस्क है। ठीक है, यदि लड़की वयस्क है और उसकी अनुमति से यदि शारीरिक संबंध बना, फिर बाद में एवं 18 ईयर्स यदि लड़की की उम्र है और यदि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहती है कि ये जो शारीरिक संबंध बना था ये बलात्संग है, इसमें मेरी अनुमति नहीं थी, तो न्यायालय यह मानकर चलेगा कि उसकी अनुमति नहीं थी। लड़के के ऊपर है कि वह यह साबित करे कि हाँ ये जो संबंध बने उसमें उसकी अनुमति थी। एडल्ट्री माना जाएगा? एडल्ट्री नहीं माना जाएगा ना, एडल्ट्री के बाद अलग। एडल्ट्री के लिए क्या है, एडल्ट्री कब होती है, जारकर्म जिसको बोलते हैं। हाँ, एडल्ट्री वैसे नहीं मानी जाएगी ना। एडल्ट्री में सहमति तो रहती ही रहती है। एडल्ट्री किसी महिला के विरुद्ध अपराध नहीं है, वो उसके पति के खिलाफ अपराध माना जाता है। एडल्ट्री क्या होती है, किसी विवाहित महिला का क्या है, क्या इसको खत्म कर दिया गया? एडल्ट्री तो खत्म हो गई,
अब वो अपराध नहीं है। यदि कोई महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य भी पुरुष से संबंध बनाती है, यदि उसकी उसमें अनुमति है, आईपीसी 457 संतान 457 समाप्त कर दिया गया 2018 में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये निश्चायक सबूत हो गया क्या कि वो यदि ये साबित हो गया कि बच्चा क्या था 7 वर्ष से कम आयु का था, यदि ये तथ्य साबित हो गया तो बस यहीं पर खत्म। अब यदि दूसरा पक्षकार ये सबूत देना चाहता है कि नहीं वो 7 वर्ष से अधिक था, तो वो न्यायालय वो सबूत मान्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो साबित हो गया कि वो 7 वर्ष से कम आयु का था और वो कैसा है, निश्चायक सबूत है। और एक बार यदि वह साबित हो गया तब अब उसमें इसीलिए लिखा है ना कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत यदि घोषित किया गया है तो उस एक तथ्य के साबित होने पर न्यायालय क्या करेगा, उसको साबित मानेगा और उसको ना साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, तो वो क्या है, निश्चायक सबूत है। यदि एक तथ्य साबित हो गया कि वो 7 वर्ष से कम का था तो बस यहीं खत्म। अब यदि दूसरा पक्षकार ये सबूत लाकर देता है कि नहीं वो 7 वर्ष से कम आयु से अधिक आयु का था, तो उसको न्यायालय अनुमति प्रदान ही नहीं करेगा, है ना। उसको साक्ष्य देने की अनुमति वह नहीं देगा, क्योंकि अब न्यायालय वो क्या है, 7 वर्ष जो साबित हो गया कि नहीं अपराध करते समय बालक 7 वर्ष से कम का था, वो निश्चायक सबूत है। निश्चायक सबूत का प्रभाव क्या होता है कि अब अगला पक्षकार यदि उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य देना चाहे तो उसको न्यायालय अनुमति प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो यह है तुम्हारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। ठीक, आया नहीं समझ में? आप कहाँ से आते हैं? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आए हैं।